हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृत और शिक्षा के संबंध में अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समता का अधिकार के बारे में। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग ने डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 14 सबसे पहले है। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो देखिए विधि के समक्ष समता से क्या मतलब है। कह रहा है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी विधि होगी उसके लिए सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। देखिए, जो ब्रिटिश के समक्ष समता है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और जो विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक वाक्यांश है। कैसे? जिसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों दोनों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। इसके बाद कह रहा है विधि के समान संरक्षण समानता का स्वीकारात्मक रूप है। कैसे? जिसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, अर्थात समान कानूनों को लागू करना। देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए, इसके बाद कह रहा है आर्टिकल जो 14 है विधि शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। देखिए, जो आर्टिकल 14 है ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा का मतलब ये है कि इसको आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आर्टिकल 14 जो है ये हमारा आधारभूत ढांचा है। और आर्टिकल 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 14 का संरक्षण नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो जैसा कि मैं पता है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 14 में व्यक्ति के अंदर स्त्री, पुरुष, हिजड़ा तथा निगम भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 14 में जहाँ पे व्यक्ति बताया गया है, व्यक्ति शब्द लिया गया है, उस व्यक्ति के अंतर्गत स्त्री भी आती है, पुरुष भी आती है, थर्ड जेंडर भी आते हैं और निगम भी आता है। इसके बाद आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यह कहता है कि कहीं पे भी किसी भी के भी साथ धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, जाति को लेकर, लिंग को लेकर या जन्म इसके स्थान को लेकर कहीं भी विभेद जो है वो नहीं किया जाएगा। सभी को समान अवसर मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो या फिर कोई भी उसका जेंडर हो। तो कहता है कि आर्टिकल 15 जो है, जैसा कि अभी हमने बताया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वैसे ही कह रहा है आर्टिकल 15 जो है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 का जो प्रथम खंड है उसमें क्या कहा गया है, उन आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है जो राज्य के नियंत्रण में है। और दूसरा खंड राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों को सार्वजनिक स्थानों के संबंध में विभेद करने से निषेध करता है। इसके बाद
कह रहा है कि आर्टिकल 15 का तृतीय खंड राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई अलग से एक्ट आ सकता है उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो उसका प्रावधान करने की बात कहाँ पे कही गई है? आर्टिकल 15 के तृतीय खंड में। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 15 का चतुर्थ खंड राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं आदिवासियों के लिए विशेष अवस्थाओं में करने की अनुमति देता है। देखिए, जब प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 15 का चतुर्थ खंड को कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1951 में, प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद कह रहा है कि आर्टिकल 15 का जो पंचम खंड है, इसको संविधान के 93 संशोधन में 2005 में जोड़ा गया था। इसके बाद जो छठा खंड है, इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 103वें संशोधन में 2019 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अभी इनके बारे में जानेंगे कि पाँचवें खंड में और छठे खंड में है क्या। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए कि पाँचवें खंड को कब जोड़ा गया था, किस संशोधन में, और छठे खंड को कब जोड़ा गया था, किस संशोधन में। तो पाँचवें खंड को 93वें संशोधन में 2005 में जोड़ा गया था, छठे खंड को 103वें संशोधन में 2019 में जोड़ा गया था। इसके बाद कह रहा है कि आर्टिकल 15 का जो पंचम खंड है, अब देखिए यहाँ पे पंचम खंड की बात की गई। कह रहा है आर्टिकल 15 का जो पंचम खंड है वो शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यहाँ पे किसके लिए आरक्षण कहा गया है? जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं या जनजाति के हैं, उनको सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षण के लिए, यानी कि कॉलेजेस में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में एडमिशन के टाइम पे उनको रिजर्वेशन की बात यहाँ पे कही गई है। कहाँ पे? आर्टिकल 15 के खंड 5 में। इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 15 का जो छठा खंड है, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण देना है। ठीक है, मतलब जहाँ पे EWS की बात आ गई, जो इकोनॉमिकल वीकर हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की बात कही गई है। कहाँ पे? आर्टिकल 15 के छठे खंड में। इसको कब जोड़ा गया था? इसको 103वें संशोधन में 2019 में जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए जो नोट है एक यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे या जो जैसे EWS का क्राइटेरिया है कि वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समय समय पर परिवर्तित होते हैं या फिर किसी अधिसूची में उनका अंकित किए जाते हैं, उस आधार पे ही माना जाएगा इसको। इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। ठीक है, अब ये नौकरियों में समानता की बात की जा रही है आर्टिकल 16 में। कह रहा है अनुच्छेद 16 का जो खंड 1 है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ठीक है, यहाँ पे भी जो आर्टिकल 16 है ये भी सिर्फ नागरिकों की बात करता है, गैर नागरिकों की बात नहीं करता। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 का खंड 2 है, कह रहा है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। कह रहा है आर्टिकल 16 के खंड 1 और 2 में राज्य की नौकरियों में समता का सामान्य नियम निहित है, लेकिन राज्य के अधीन नियोजन के नियुक्ति के अवसर की समता के 3 अपवाद भी हैं। खंड 3, 4, 5 ये अपवाद हैं। खंड 1 और 2 ये सामान्य नियम है, जबकि खंड 3, 4, 5 ये अपवाद है। अब ये अपवाद कैसे हैं?
तो देखिए आर्टिकल 16 का खंड 3 कहता है कि संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता विहित कर सकती है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 16 का खंड 4 कहता है कि राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए जो 16 का खंड 1 और 2 था उसमें कहा गया था कि सबको समान अवसर मिलेगा, लेकिन 16 का जो खंड 4 है इसमें कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो ये क्या है, जो 1 और 2 में नियम था, जो सामान्य नियम था, ये उसके एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, कि नहीं समान अवसर तो दिया जाएगा लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो ये उसका एक्सेप्शन है। तो इसको 77वें संविधान संशोधन 1955 में खंड 4 का जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा खंड 4 खा जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 16 का खंड 5 में क्या कह रहा है, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के लिए किसी विशिष्ट धर्म की जानकारी रखने की अर्हता विहित करता है। इसके बाद कह रहा है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 16 में खंड 6 जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें बताया गया है, प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 में वर्णित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति या पदों में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 10% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, कितने परसेंट की बात कही गई है, इसमें 10% आरक्षण की बात कही गई है। इसके बाद देखिए कह रहा है आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 जो है केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं, केवल नौकरी देने के मामले में ही नहीं लागू होगा। ये कब कब लागू होगा, पदोन्नति में, प्रमोशन में, पदच्युत में, वेतन में, पदोत्तर में, अवकाश में, ग्रेच्युटी में, पेंशन में और अधिवार्षिकी भत्ता आदि के मामलों में भी लागू होगा। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 17 बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका समापन हो गया आर्टिकल 17 में। तो देखिए क्या बताया गया इसमें, कह रहा है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि छुआछूत में विभेद करता है कि कोई छोटी जात का है, ठीक है, कोई ऊंची जात वाला छोटी जात वाली से ऐसा मानता है कि अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मैं दूषित हो गया। ठीक है, इस प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें दंड का प्रावधान है। देखिए इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता के अपराध के लिए 500 रुपये जुर्माना या 6 माह की सज़ा या दोनों सज़ाएं साथ साथ दी जा सकती हैं। इसके बाद आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए उपाधियां के बारे में बताया गया है, किसी भी व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो को उपाधि प्रदान करने से मना करता है। कह रहा है आर्टिकल 18 का खंड 1 सेवा या विधि संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है। देखिए एक तरफ तो इन्होंने कहा कि उपाधियों का अंत, और वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि सेवा और विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति दे रहा है। ठीक है, तो किन उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति दी गई है, सेवा और विद्या। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विकास करने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है,
इसलिए इन दोनों को प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 18 का खंड 2 जो है, भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है। ठीक है, यानी कि भारत का कोई नागरिक किसी फॉरेन से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का खंड 3 कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति के सम्मति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कोई फॉरेनर है, इंडिया में किसी पद पर वर्क कर रहा है और उसको कहीं फॉरेन से कोई उपाधि देने के लिए ऑफ़र आता है, तो वह पहले राष्ट्रपति से परमिशन मांगेगा। जब राष्ट्रपति परमिशन दे देगा तभी वह उपाधि धारण करेगा। इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 18 का खंड 4 जो है, कह रहा है कोई भी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य के से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकता। कह रहा है 1954 में सर्वप्रथम 2 अधिसूचनाओं द्वारा भारत सरकार ने निम्नलिखित 4 प्रकार के अलंकरणों को देना प्रारंभ किया था। ठीक है, 4 प्रकार के यहाँ पे अवार्ड दिए जाते थे भारत में। कौन कौन से? नंबर 1 है भारत रत्न, नंबर 2 है पद्म विभूषण, नंबर 3 है पद्म भूषण, नंबर 4 है पद्मश्री। देखिए अब ये किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं? तो जो भारत रत्न है यह कला, साहित्य तथा विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए की गई विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा की गई सेवा भी आती है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की लोक सेवा जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा की गई सेवा भी सम्मिलित है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा की गई सेवा भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक को डिस्कस किया। ठीक है, तो आगे हम लोग इस सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लॉविन्स नाम से आईडी है। धन्यवाद।